हाँ भाई, सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग राजीव बेटा, गुड मॉर्निंग प्रेम, गुड मॉर्निंग प्राची। सभी बच्चे बताएं, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बताओ बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? हाँ भाई, सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग राजीव बेटा, गुड मॉर्निंग प्रेम, गुड मॉर्निंग प्राची। यस यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, देखो आप लोगों को ये तो पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। आज हम लोग कंप्लीट 11th का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कंप्लीट 11 का एक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट 11 का एक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। यस, वेरी गुड, गुड। हाँ, तो आपको करना कैसे है, देखो आप एक कॉपी ले ले या आपके पास OMR सीट हो तो वो ले लो, ठीक है। यदि आपके पास OMR सीट नहीं है तो एक कॉपी ले लो, उसमें नंबर डाल दो ऐसे, और देखते जाइएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए, कौन कौन से आपने गलत किए। और यदि OMR सीट है तो उसको फिल करते जाइए साथ में। यदि OMR सीट है तो उसको फिल करते जाइए। सभी बच्चों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब वो टाइम आ गया है जिस टाइम आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और अच्छे से सिलेक्शन देना है ना। एक परफेक्ट प्लानर होना चाहिए। जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, उतना ही जरूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग परिवर्तन सीरीज में वन शॉट पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं, और इस तरह से क्रिप्स करके खत्म कर रहे हैं कि सारी बातें हो भी जाए, सब कुछ पढ़ भी जाए और टाइम आपका बहुत ना लगे। ऐसा नहीं हो रहा है कि 6-6 8-8 घंटे में एक एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो पूरे फुल लेक्चर देख ले। तो बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्प फॉर्म में वो हम लोग चैप्टर खत्म कर रहे हैं। तो वहां से चैप्टर पढ़िए और यहां से क्वेश्चन करिए, और वहां पर भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पर भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 11th फिजिकल लेके आए। अगले टर्म में आपको टाइम टेबल पूरा मिल गया है, ब्रह्मास्त्र सीरीज का टाइम टेबल आपके पास है। तो उसमें आपने देखा होगा कि आज हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है 11th की। अब उसी तरह से जो टाइम टेबल में दिया है उसी समय पे वो क्लास आएगी। यदि कल मान लो जूलॉजी की लगी है तो कल जूलॉजी की होगी, साथ में फिजिक्स की लगी है तो फिजिक्स की होगी, ठीक है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चीज को। स्टार्ट किया जाए तो चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करना चालू करते हैं। सभी बच्चे पूरी तरह से तैयार हो जाएं, सभी बच्चे पूरी तरह से तैयार हो जाएं क्वेश्चन करने के लिए। आ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी आ जाइए सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कैसे करना है। सारे बच्चे आ जाएं और इसको देखें कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, द क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन्स 71% क्लोरीन बाय वेट। क्लोराइड ऑफ मेटल contains 71% chlorine by weight. The vapor density of its is 50. The atomic weight of metal is. अब देखो यार, आपको पता है कि वेपर डेंसिटी इतनी दी है। सब लोगों को 20 सेकंड देता हूं, 20 सेकंड देता हूं, 20 सेकंड में क्वेश्चन करिए और आंसर बताइए इसका कितना आएगा। यस बच्चों, जल्दी सभी बच्चे आंसर बताएं। 20 सेकंड देता हूं, 20 सेकंड में आंसर बताइए। 20 सेकंड में आंसर बताएं कितना आएगा। यस, देखो बच्चों आंसर अब देखो कैसे करोगे। आपको क्या पूछ रहा है, एटॉमिक वेट पूछ रहा है। आपको क्या दिया है, वेपर डेंसिटी दी है। तो यार मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो इससे हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना मिल गया, 100। मॉलिक्यूलर वेट कितना मिल गया, 100। अच्छा, अब यार
इस मॉलिक्यूलर वेट का 100 है, इस 100% का 71% कौन है? क्लोरीन। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना आ गया? देखो, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना है? 71%। मास ऑफ क्लोरीन कितना हुआ? 100 से 100 कट गया, तो मास ऑफ क्लोरीन बच्चों आ गया 71। अब यदि 71 ग्राम क्लोरीन है तो बचा हुआ कौन है? बचा हुआ कौन होगा? मेटल। तो मास ऑफ मेटल कितना हो गया? 100। टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 100, उसमें से 71 क्या है? क्लोरीन। तो बचा हुआ 29 ग्राम कौन होगा? बचा हुआ 29 मेटल होगा। तो वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ मेटल कितना आ गया? फर्स्ट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। बहुत सही, बहुत सही, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाइए। ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स 6.36 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल इज। जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए सैंपल। हाइड्रोजन के मोल देकर ऑक्सीजन के मोल पूछ रहा है, बताओ कैसे निकालोगे? तो यार किसी एटम के मोल निकालना मैंने सिखाया था, यदि आपको याद हो। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू, इसके नीचे कितना लिखा है? 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन है? अमोनियम फॉस्फेट। इसी तरह देखो, अब हमें निकालना किसका है? ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितना लिखा है? 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। अब आपको पता है, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये देखो, तो डिवाइड करने पे क्या होगा? ये कट जाएगा, ये आ गया 3। हाइड्रोजन के मोल आपको दिए हैं, ऑक्सीजन के मोल आपको निकालने हैं, और ये कितना हुआ? 3/1। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए? 2.12। यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, 2.12। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, इस क्वेश्चन को करिए। बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। इस क्वेश्चन को करिए। एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। What is the volume of 10 की पावर -4 मोलर KMnO4 required to complete oxidize 0.5 liter to -10 की पावर 2 मोलर ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 की रिएक्शन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि KMnO4 का कितना लीटर लगेगा ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करने में। अब बताओ यार, इस चीज को कैसे करोगे? KMnO4 एसिडिक मीडियम में जब ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा? ऑक्सैलिक एसिड जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और KMnO4 किस में जाएगा? Mn2+2 में। क्यों? क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक है। मीडियम कैसा है? एसिडिक। तो ये +7, ये +2, और ये +3, और ये प्लस है। अब आपको इसकी वैल्यू दी है कितनी?
10⁻⁻⁴ मोलर और वॉल्यूम पूछ रहा है और इसकी वैल्यू दी है कि कितना लीटर ये कंज्यूम हो रहा है। ये देखो, तो आपको क्या पढ़ाया गया है, आपको यही बात पढ़ाई गई है कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट। सर ड्रॉपर बैच निकालने के लिए प्लीज बता दीजिए नीट का। बेटा सब कुछ होगा, आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दें। सर जेई के लिए फिजिकल केमिस्ट्री 1 शॉट कहाँ है? अच्छा मिलेगा, अभी जल्दी से देखिए। अब देखो इसका वैल्यूम निकालना है और इसका आपको दिया है, तो दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। तो आपने लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कैसे लिखोगे? यदि आपकी याददाश्त ठीक है तो मोल इंटू एन फैक्टर। तो देखो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, यहां पे देखो नीचे कितना लिखा है 1 7 - 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ 5। मोल देखो लिख रहा हूं m इंटू वी करने से मोल आ जाता है, ये मोल आ गया। अब ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर निकालो, यहां कितना लिखा है 2 3 - 4 2, तो ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर 2। मोल कैसे निकालोगे? m इंटू वी करके। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यार ये और ये कट गया, तो 10⁻⁻2, 5 से 5 कट गया, ये 0.1, तो v इक्वल टू आ गया 2 × 0.1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻3। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये 5 है, ये 0.5 0.1 हो गया। अब ये चीज नीचे चली गई, तो जब ये ऊपर आई, यहां पे गड़बड़ है, ये ऊपर आएगा तो 10 बचेगा, 20 लीटर आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 20 लीटर आंसर आ रहा है ना? तो 20 लीटर हाँ बच्चों देखो इस बात को कैसे करोगे। तो अब क्या है, 20 लीटर हमारा आंसर है, कोई सी आंसर। यस, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से आ जाइए, अगले क्वेश्चन को करिए। आपको 20 सेकंड मिलते हैं, 20 सेकंड में इसका आंसर बताइए, 20 सेकंड में इसका आंसर बताइए सब लोग। हाँ 20 सेकंड में आंसर होता है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू प्रिपेयर 3.75 लीटर ऑफ 0.850 ग्राम 850 नॉर्मल सॉल्यूशन इफ KMnO4 इज रिड्यूस्ड टू एज। अब देखो यार आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KMnO4, KMnO4 का वेट पूछा जा रहा है, KMnO4 का वैल्यूम दिया है और नॉर्मलिटी दी है, ठीक है, और एन फैक्टर निकालने के लिए रिएक्शन दी है। तो ये तो डायरेक्ट नॉर्मलिटी वाला फार्मूला लगा दो, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो नॉर्मलिटी आपको दी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखोगे, वेट निकालना है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, तो गौर सुनो, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे। अब आप इस चीज को देख लो, अब आप इस चीज को देखो, तो यहां पे एन फैक्टर कितना आ रहा है 5, क्यों? क्योंकि देखो ये 7 है और ये 2 है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालो KMnO4 का, कोई बच्चा KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट बता सकता है? K 39 होता है, 16 चौक, और ऑक्सीजन 64 होता है। KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट जल्दी बताइए सारे बच्चे।
KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ भाई बच्चों। हाँ, इसमें Mn का कितना होता है? Mn का आई थिंक 56 होता है या 58 होता है, जल्दी से बताएं। हाँ बेटा सब करा देंगे, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए, एक एक करके सारी चीज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एटॉमिक वेट बताइए Mn का, Mn का एटॉमिक वेट बताइए 55। अब इसको जोड़ो बच्चों, कितना हुआ? 9 9 18 1, ठीक है, 6 12 और ये 3 15, 159। तो देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखने हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आया है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू आ गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है इसका? 5। ऐसे निकालोगे ना, 1 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। यहां पे कितना लिखा है? 1 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो ये आया इक्विवेलेंट वेट। तो ये बन गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूरा का पूरा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम दिया है, और नॉर्मलिटी की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये। अब इसको सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो यार थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आपको देखनी पड़ेगी, और ध्यान रखना कैलकुलेशन चलेगी कैसे। तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, और 3.75 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। W की वैल्यू किसी ने निकाली? सर बाकी चैप्टर भी कंप्लीट कर दीजिएगा। बिल्कुल बेटा सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मगर सबसे पहले आप ये तो बताओ W की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेशन करो। हथियार किधर है? हथियार किधर है? ये हथियार है। देखो आंसर निकालते हैं, 0.850 इंटू 158 इंटू 3.75 डिवाइडेड बाई 5, 100.72, अप्रॉक्स 101 आ रहा है, 100.72 ग्राम। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तेजी से स्पीड बढ़ाते हुए करते चले जाइए। यस, आपको दिया है, आपको 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड देता हूं, 20 सेकंड देता हूं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो यार देखो नंबर ऑफ एटम निकालने, अब नंबर ऑफ एटम निकालने तो आप क्या करोगे? मोल इंटू Na। मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे, जिसका मास होगा उसी के नंबर मिल जाएंगे। मास किसका दिया है? कार्बन का। तो जैसे ही तुमने निकाला, देखो ये बन गया मोल, वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू Na, इतने नंबर आएंगे इसके। इसके कितने आएंगे? वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू Na। हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम नंबर। इसके कितने आएंगे? वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू Na। इसमें क्या होगा? वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू Na। अब देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आई थिंक सबसे बड़ा नंबर ये आ रहा है, ए। यस, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड, पिकअप, बहुत तेजी से क्वेश्चन को करते जाइए, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करिए। क्यों? वहां पर भी आपके पास क्वेश्चन को करने के लिए 30 से 40 सेकंड होंगे। तो यहां पर हम लोगों को दोनों चीजें सीखनी है। क्या? एक तो क्वेश्चन जल्दी से करना है, और दूसरी बात एक्यूरेसी से भी करना है। तो जब आप यहां पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे तो वहां पर भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, और साथ में आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्या
इतनी फास्ट कैलकुलेशन या इतना फास्ट करने के लिए आपका दिमाग अलाउ कर रहा है कि नहीं? मतलब सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर है या नहीं? यदि अच्छे से स्टोर होंगी तभी इतनी फास्ट पिकअप से आप क्वेश्चन कर पाओगे। बेटा लिक्विड सॉल्यूशन के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे हैं, है ना, पीसीएम पाठशाला, लिक्विड सॉल्यूशन के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं। अच्छा इस क्वेश्चन करते हैं। एक कंपाउंड कंटेन इतने परसेंट ऑक्सीजन, इतने परसेंट नाइट्रोजन, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज इतना, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब देखो यदि मॉलिक्यूलर वेट दिया है और फार्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप बेसिक की तरह करो। जैसे एक रास्ता तो ये होता है कि पहले हम इंपीरिकल फार्मूला निकालें और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। एक रास्ता और है, यदि इसका मॉलिक्यूलर वेट ये है तो चेक कर लो किसका मॉलिक्यूलर वेट 92 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या 92 है? देखो 14 और 16 दूनी 32, ये 92 तो होगा नहीं, तो ये हो नहीं सकता। अब देखो 28 और 16 ये भी 92 नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लो, 28 और 16 चौको 64, तो ये क्या हुआ 2 और 92। अब ये चेक कर लो 28 और 16 पचे 80, तो ये हो गया 108। इसका मतलब यही आंसर है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। उसने कहा कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज इतना है और उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो जब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, तो पहले मैच कर लो। यदि दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बने तब आप उस मेथड पे जाओ जो हम लोग पढ़ते हैं। क्या? पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, फिर n निकालो और फिर n का मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूला में करो, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। यहां तो क्वेश्चन करना है ना, तो ये देखो अपने आप हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना है हमें, ऐसा ही नहीं कि बस क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना बच्चों? यस वेरी गुड, सही बात, बहुत सही। चलो आंसर बताओ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure will be consumed into obtained 21.6 gram of elemental boron for the reduction of boron trichloride with by hydrogen। वो कह रहे हैं कि बोरान ट्राइक्लोराइड का रिडक्शन हाइड्रोजन से कर रहे हैं तो एलिमेंटल बोरान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एलिमेंटल बोरान। ऐसे मतलब रिएक्शन इस तरह से बैलेंस हो पाएगी। ये देखो उनका कहना है कि जब हम ये देखो यहां पे देखो फॉर द रिडक्शन ऑफ बोरान ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन एलिमेंटल बोरान मिल रहा है कितना 21.6 ग्राम। ये देखो तो पूछ रहा है हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम जरूरत होगा इतने ग्राम बोरान बनाने के लिए। तो यार ये तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया स्टोइकियोमेट्री का। और स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो दिया जाए जो निकालना हो उसके मोल अपॉन कोफिशिएंट बराबर कर देते हैं। तो देखो मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कोफिशिएंट, मोल ऑफ बोरान। अब इसके बोरान के मोल कितने हुए? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना दिया है 11 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए? मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गए आपके पास 21.6 डिवाइडेड बाई 22। अब मोल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वॉल्यूम। तो यार ये देखो ये एसटीपी कंडीशन दी है, ये एसटीपी कंडीशन दी है। तो एसटीपी कंडीशन पर आपको पता है मोल का फार्मूला क्या होता है। मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो मोल की वैल्यू ये है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है। तो यार वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू आ गया ये। इसको देखते हुए साफ समझ में आ रहा है 22 के आसपास आंसर आएगा। तो यही आंसर आएगा। क्यों? ये 22 और 22 है, कट जाएगा और 0.4 है तो कुछ बढ़ेगा, तो अप्रॉक्स यही आंसर आ जाएगा। यस वेरी गुड वेरी गुड, बात समझ पा रहे हो? यदि सभी बच्चों को यह चीज समझ में आ रही है तो जल्दी से
थम्स अप बनाए या किसी भी तरह का इंडिकेशन दे कि यस सर हम समझ गए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कैसे करना है। समझ गए हो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ गए हो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी बताएं, चीजें समझ रहे हो ना, चीजें समझ रहे हो? जल्दी से इशारा करें। इशारा करने का मतलब क्या है, आप जल्दी से थम्स अप बनाए, हार्ट बनाए, यस लिखे, ओके लिखे, कुछ भी लिखे। यस, वेरी गुड, बहुत सही। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत सही, बहुत सही चल रहा है। यस, तेजी से स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाइए। ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 ml ऑफ 1 acetic acid and 20 ml of 0.5 molar sodium acetate, then diluted to 100 ml with distilled water. If the pKa of acetic acid is this, what is the pH of buffer solution? तो देखो यार, बफर सॉल्यूशन के pH का फार्मूला क्या होगा? बफर कैसा बनना है? एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड। और ये क्या है? उसका सॉल्ट। तो वीक एसिड उसका सॉल्ट, मतलब एसिडिक बफर बनना है। तो आपने ये फार्मूला लगा दिया, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। pKa की वैल्यू दी है। अब बात आती है सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया है, ये 0.5। एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1। अब देखना, यहां पर गौर से ध्यान दो, वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के वॉल्यूम कट जाएंगे, दोनों एक ही कंटेनर में है। तो जब दोनों एक ही कंटेनर में है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। जो सॉल्ट के लिए वॉल्यूम कंसीडर करोगे वही एसिड के लिए करोगे, तो वॉल्यूम का टर्म कट जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 टाइम्स डाइल्यूट किया गया है या 100 ml पानी मिलाया गया है या क्या किया गया है। बात समझ रहे हो? आप 100 ml पानी मिला रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन 67.2 लीटर आ रहा है। अच्छा जीत ड्रोवर, चलो चेक कर लेंगे पहले। एक बच्चे कह रहे हैं सर प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कुछ और आ रहा है, तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, है ना, पहले इसको कर ले हम। तो देखो यार कितना आया, 1। अब इसको सॉल्व करो। अब ये ऐसे कर लो और फिर इसको काट लो, तो ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप इसको कैसे लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे। तो कितना आ गया जरा चेक करो। तो pH इक्वल टू आ गया 4.76 माइनस 1 और इसकी वैल्यू है, तो ये कितना आ रहा है जरा देख लो। तो ये आ गया, है ना। जब माइनस कर दोगे तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा ऐसे। अब पिछले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर ये आएगा बी, तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये इक्वेशन लिखी है, बोरान 2 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6। वो पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। विल बी कंज्यूम्ड इन ऑब्टेन 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरान, जिसका एटॉमिक मास है 10.8। तो इसको 10.8 लिख लेते हैं। हो सकता है इसकी वजह से ऊपर नीचे हो रहा हो, 10.8। तो यहां पर भी आ जाएगा 10.8 इंटू 2, ठीक है। यहां पर भी आ जाएगा 10.8 इंटू 2। और 10.8 इंटू 2 तो बिल्कुल यही है, सीधा सीधा कट गया। तो V की वैल्यू साफ साफ आ जाएगी 22.4। बच्चों आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है ना, आंसर बिल्कुल सही है। कहीं आपने सिली मिस्टेक कर दी होगी। 3 का मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है आप लोगों का, 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? अरे भैया मैंने फार्मूला लगाया है, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, और मोल अपॉन कॉफिशिएंट को आपस में बराबर कर सकते हो। अच्छा ये 3 कहां चला गया?
ओके ओके ओके, ये 3 मैं भूल गया हूं। ठीक है बच्चों, हाँ 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 3 गड़बड़ था। हाँ 3 भूल गया था। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, एक 7। हाँ बच्चों 3 का मल्टीप्लाई भूल गया था। वेरी गुड, बहुत सही, थैंक यू बच्चों। हाँ हाँ समझ गया हिमांशु, थैंक यू बेटा हिमांशु। हाँ एक्सीलेंट ट्यूटोरियल, बिल्कुल सही है। हाँ ड्रामा किंग बिल्कुल सही बता रहे हो। ये 3 जो डिवाइड किया है ना, इसको इधर ले जाना भूल गया था, जिसकी वजह से हम लोग का आंसर अलग आ रहा था। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ बच्चों, equivalent amount of hydrogen and iodine are heated in a closed vessel till equilibrium is obtained if 80% of the hydrogen can be converted to, if 80% hydrogen can be converted to, ये शायद आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा है ना। अब किसमें कन्वर्ट हो गया ये बात ठीक है, मगर पूछ क्या रहा है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर हीटेड इन ए क्लोज वेसल until equilibrium is obtained if 80% of the hydrogen can be converted to, किसमें, कितने परसेंट या कितने ग्राम HI में, है ना। तो यहां पर थोड़ा मिसिंग है कि ये पूछ क्या रहा है, ये बता देते। यदि HI में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बात अलग है, जैसे ये देखो ऐसे। अब दोनों का वेट बराबर है तो हमने वेट बराबर कर लिया T = 0 पर। अब कितना हुआ है, 80% हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ है, तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, इसको भी मोल में कन्वर्ट कर लो, तो आयोडीन कितना होता है ये, ठीक। अब जब इक्विलिब्रियम आएगी बच्चों, गौर समझिएगा, ये आई इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम आई तो इसका 80% कन्वर्जन हो गया है। अब गौर से ध्यान दीजिए, यहां पर इक्विलिब्रियम अटेम्प्ट हुई है तो आपको देखना पड़ेगा लिमिटिंग रेजेंट कौन है, क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट का कन्वर्जन होता है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, ये पूरा सही नहीं लिखा है, इसको मत करिए। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट यहां पर आयोडीन है, तो 80% हाइड्रोजन यदि रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है तो उससे पहले आयोडीन खत्म हो जाएगा। चेक करो, इसके लिखे हैं W/2 मोल और इसके लिखे हैं W/254 मोल, है ना। इसके लिखे हैं W/254 मोल। यहां पे इक्विवेलेंट अमाउंट ना लिख के इक्विवेलेंट मोल लिखा होता तो बात अलग थी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसलिए इसको मत करिए, इसको मत करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को करिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करिए। द वेपर डेंसिटी ऑफ अनडिकम्पोज्ड N2O5 इज दिस। देखो अनडिकम्पोज्ड कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दी है, मतलब इनिशियल वेपर डेंसिटी दी है। जब ये डिकम्पोज होगा तो ऐसे, तो अनडिकम्पोज्ड जब T = 0 की वेपर डेंसिटी दी होती है तो वो होती है कैपिटल D। वो क्या होती है, कैपिटल D। व्हेन हीटेड वेपर डेंसिटी डिक्रीजेस टू 24.5 ड्यू टू इज डिसोसिएशन। अब जब वेपर डेंसिटी दी है तो वो दी है मिक्सचर की, क्यों, क्योंकि जब डिकम्पोज हो जाएगा तो कंटेनर में सब कुछ होगा भाई, जब डिकम्पोज हो जाएगा तो कंटेनर में सब कुछ होगा। तो आपको फार्मूला याद होगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d n-1 इंटू डी। तो क्या हुआ, जो इनिशियल डेंसिटी है वो कैपिटल D हो गई और ये मिक्सचर की डेंसिटी है ये स्मॉल d हो गई। तो यार दोस्त अल्फा इक्वल टू होता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d n-1 इंटू डी। कैपिटल D हमारा ये है, स्मॉल d हमारा ये है, n-1। n क्या होता है, n होता है सर केमिस्ट्री प्लानर अपलोड करा दो। बिल्कुल बेटा जल्दी करा देंगे। अब जरा देखो यार, n-1, n का मतलब क्या होता है, एक मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो एक मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, 2। तो n की वैल्यू 2 है, ये आया। अब इसको सॉल्व कर लो,
तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखो क्या होगा, 46 माइनस 24.5 डिवाइडेड बाई 24.5, तो ये कितना आ गया 0.878। अब इसको परसेंटेज में बना लो, ये देखो 87.8 अप्रॉक्स, तो ये आंसर आ गया। यस, जल्दी जल्दी करिए बेटा, मस्त हूं गौरव, गौरव बेटा बिल्कुल मस्त हूं, ठीक है। और बस पढ़ाई पे ध्यान रखिए, पूरी ताकत से लगे रहिए सब लोग। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 10 की पावर -6 मोलर NaOH इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, द pH ऑफ दिस डाइल्यूटेड सोल्यूशन इज। अब गौर से समझो, NaOH का सोल्यूशन है। अब यार इसको 100 गुना डाइल्यूट करो या 10,000 गुना डाइल्यूट करो, NaOH का जो सोल्यूशन होगा तो वो बेसिक ही ना। इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि सोल्यूशन बेसिक होगा, और यदि सोल्यूशन बेसिक है तो बच्चों उसका pH 7 से ज्यादा होगा। यदि सोल्यूशन बेसिक है तो उसका pH 7 से ज्यादा होगा। कितना होगा हम नहीं बता रहे, मगर होगा तो 7 से ज्यादा। तो ये वाला आंसर तो कट गया, ये वाला आंसर तो कट गया। इसका मतलब या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे आंसर मैच नहीं कर पा रहा है। और आंसर होगा क्या वो हम देख लेते हैं। देखो 10 की पावर -6 मोलर NaOH है, तो इसका मतलब इससे आपको OH आयन मिला। OH आयन कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर -6 मोलर। अब उसको 10 गुना 100 गुना डाइल्यूट कर दिया, तो आप सबको पता है कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल अपॉन वैल्यूम। वैल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा। कितने गुना कम होगा? जितने गुना वैल्यूम बढ़ा दोगे। तो आपने वैल्यूम कितना बढ़ा दिया? वैल्यूम बढ़ा दिया इतना, तो कंसंट्रेशन पहुंच गया जाके ये देखो पहुंच गया कि नहीं। और मैंने आपको पढ़ाया है, जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं उनको बता देता हूं, मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि सॉल्यूशन बेसिक है तो हमेशा पहले उसका पीओएच निकालो। वो पीएच पूछ रहा है, ध्यान रखना। मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि सॉल्यूशन बेसिक है तो हमेशा उसका पीओएच निकालो। ये देखो सॉल्यूशन बेसिक है तो पहले इसका पीओएच निकालो। पीओएच इक्वल टू -log OH आयन कंसंट्रेशन प्लस 10 की पावर -7। मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया है और इसमें बताया है कि यदि OH आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से छोटा हो तब आप ये फार्मूला लगाओगे, और यदि 10 की पावर 6 से बड़ा हो या बराबर हो, 10 की पावर 6 से बड़ा हो या बराबर हो, तो आप अप्रोक्सीमेशन लेके ये फार्मूला लगा सकते हो। तब आप अप्रोक्सीमेशन लेके ये फार्मूला लगा सकते हो। मैंने ये बात पढ़ाई है। यदि OH आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से बड़ा हो या बराबर हो तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। यदि OH आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से छोटा है तो यही वाला लगेगा जो मैंने बताया है। तो अब यार यहां पर देखो जरा, अब आप लगाओगे POH इक्वल टू -log 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा POH इक्वल टू 10 की पावर -8 कॉमन ले लिया, ये देखो कैसे। इसको मैंने क्या किया 10 इंटू 10 की पावर -8, 10 इंटू 10 की पावर -8, 10 इंटू 10 की पावर -8 कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस 10 11, तो ये बना जाके ये, तो आंसर आ गया 8 -log 11। POH इतना आ गया, तो pH कितना आ गया 14 POH। ये देखो, तो ये आ गया 6 प्लस log ऐसे। एक बार चेक कर लेना सही काटा है, मतलब माइनस सही किया है।
एक मिनट, यहां पे गड़बड़ हो गई है, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ऐसे करोगे तो इजी हो जाएगा। इस चीज को बच्चों हम लोग ऐसे लिख लें, देखो 1.1 इंटू 10 की पावर 7 माइनस का, तो ये आ गया 7 माइनस लॉग 1.1, तो pH इक्वल टू आ गया 14 माइनस लॉग POH, तो ये आ गया 7 प्लस लॉग 1.1, तो 7 से कुछ ज्यादा आ गया। सर पी ब्लॉक का 1 शॉट लेक्चर दे दो जेई का। अच्छा ठीक है, आप पहले इधर ध्यान दें। तो आंसर क्या आ रहा है? ए। आंसर क्या आ रहा है? ए। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, यहां पर बच्चों की गलतियां बहुत होती हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि सॉल्यूशन बेसिक था, इसलिए ये सॉल्यूशन तो एसिडिक है और ये सॉल्यूशन एसिडिक है, इसलिए इन दोनों के आंसर तो अलग हो गए। अब बात आती है कि POH में हमने OH एंड कंसंट्रेशन निकाला, और OH एंड कंसंट्रेशन यदि 10 की पावर -6 से छोटा है तो वाटर के OH आयन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, इसी वजह से ये वाला फार्मूला यूज हुआ है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। ठीक है बेटा, आप लोग जल्दी से आ जाइए। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH का होल ट्वाइस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज दिस। pH of a saturated solution of MgOH का होल ट्वाइस इज। अब यार आप pH पूछ रहे हो कि pH बताओ, तो pH इक्वल टू ये होता है। अब pH पूछ रहे हो तो हमें दो बातें हैं, या तो H आयन कंसंट्रेशन मिल जाए या फिर आपको POH मिल जाए, क्योंकि यदि POH मिल गया तो भी हम क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे, है कि नहीं? या तो pH मिल जाए या POH मिल जाए, तो POH मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। अब इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है S000S2S, तो KSP इक्वल टू कितना बना बच्चों? S इंटू 2S का स्क्वायर, तो KSP इक्वल टू आ गया 4S3, तो S इक्वल टू आ गया KSP डिवाइडेड बाई 4 √3। अब देखो हम लोगों ने लगा दिया KSP की वैल्यू कितनी है? 1.96 इंटू 10 की पावर -11 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम ऐसे कर लें, 1.96 डिवाइडेड बाई 4, 49 आ रहा है, तो ये आ रहा है ऐसे 49 इंटू 10 की पावर -13, क्योंकि यहां 0.4 है ना। ये देखो आपने किया क्या है, 4 चुको 16, तो 3 आ गया, 9 चौक 36। अब प्रॉब्लम जानते हो बच्चों क्या है? यहां पे क्यूब रूट लगा है, यहां पे क्यूब रूट लगा है, ये देखो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये क्यूब रूट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। इससे क्या होगा देखो बता रहा हूं, अब 12 का तो 10 की पावर -3 आ गया, क्योंकि क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट लगा है, इसलिए 12 का कितना आ जाएगा? 10 की पावर -4, सॉरी 12 का बाहर आ गया 10 की पावर -4, 10 की पावर -12 का बाहर आ गया 10 की पावर -4। अब इसका क्यूब रूट निकाल दो, अब इसका क्यूब रूट निकाल दो, तो रूट आता है 0.7, है ना। अब क्यूब रूट इसमें तो दिया नहीं है, कैसे निकाला जाता है? तो अप्रॉक्स लिख लो यार बच्चों, अप्रॉक्स लिख देते हैं, क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं, कैसे निकालें, दिया नहीं है। चलो हम क्यूब रूट की जगह अप्रॉक्स लिख लेते हैं 0.7। बात समझ रहे हो कैसे कर रहा हूं? देखो क्वेश्चन में पूछा गया था पीएच बताओ, गौर सुनिएगा। अब पीएच निकालने के दो ही तरीके हैं,
या तो हमें एच आयन कंसंट्रेशन पता चल जाए या हमें पीओएच पता चल जाए। पीओएच पता चल सकता है, क्यों चल सकता है? क्योंकि यहां पर ओएच आयन है, तो यदि OH आयन का कंसंट्रेशन आ जाए तो पीओएच आ जाएगा, है कि नहीं? तो मैंने देखा कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है, तो मैंने यार सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया S2S, तो क्या हुआ? सॉल्बिलिटी ऑफ ये और सॉल्बिलिटी ऑफ ये का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसको मैंने ऐसे कर लिया, जब इसमें 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब इसका लेना क्या है? क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लेने के लिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब 10 की पावर -14 12 का तो आ गया 10 की पावर -4, और 4.9 का क्यूब रूट हमने लिख लिया अप्रोक्सीमेट 0.7 अप्रोक्सीमेट। अब इससे क्या आ जाएगा? इससे मेरे दोस्त, अगले पेज पे चल रहा हूं, इससे मेरे दोस्त आ जाएगा OH आयन कंसंट्रेशन। OH आयन कंसंट्रेशन है 2S, तो 2 इंटू ये देखो आ गया OH आयन कंसंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू डाल दो अप्रोक्सीमेट, ये आ गया, तो POH आ गया ये, तो ये अप्रोक्सीमेट आ गया ये S, और POH ये आ गया, तो PH ये आ गया। बड़ा गदर सवाल था, समझ रहे हो? गदर का मतलब बहुत अच्छा, टफ। ये तो अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है, 10 के आसपास आंसर आ रहा है, बात समझ पाए? 10 के आसपास ये वाला आंसर है। देखो क्या हुआ है, फिर से समझा देता हूं एक बार, क्योंकि बहुत खतरनाक सवाल है ये, यहां से बहुत खतरनाक सवाल है, सभी लोग अच्छे समझे। उसने कहा कि यार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है, अब वो कह रहा है इस सॉल्यूशन का पीएच बताओ। तो मैंने कहा यार पीएच निकालने के दो ही तरीके हैं, या तो ये करें या ये करें। ये कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एच आयन कंसंट्रेशन दिया नहीं है। तो मैंने कहा चलो पीओएच निकाल लेते हैं। पीओएच कैसे निकल आएगा? क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन मिल सकता है। OH आयन कंसंट्रेशन कितना है? 2S, तो मैंने इसकी सॉल्बिलिटी निकाली, तो अप्रॉक्स सॉल्बिलिटी इतनी निकल के आई। अब सॉल्बिलिटी की वैल्यू जब यहां डाल दोगे तो OH आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो मैंने सॉल्बिलिटी की वैल्यू यहां डाल दी, OH आयन कंसंट्रेशन आ गया, तो POH आ गया। अब POH आ गया तो 14 माइनस पीएच लगा दिया। क्लियर है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बड़ा भी है। चलो सभी बच्चे आंसर बताएं। यस, हाँ बच्चों, बच्चा कह रहा है सर कैलकुलेशन, क्वेश्चन तो इजी है मगर कैलकुलेशन टफ है। तो बेटा ये तो होता ही है ना, ये तो होता ही है, कुछ ना कुछ चीजें तो टफ रखी जाएंगी यार। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो क्या सब कुछ आसान होगा? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं। बेटा छोटे भी हैं बड़े भी हैं भाई, वहां हर तरह के क्वेश्चन आएंगे ना। जैसे ये देखो, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, द इक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, एनिलीनियम क्लोराइड और KCl आर रिस्पेक्टिवली। अब जरा देखो ये किसका सॉल्ट है? ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ये किसका सॉल्ट है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे समझे? आपको पता है एनायन को क्या दो, एनायन को क्या दो? एच आयन, तो एसिड मिल जाता है, और कैटायन को क्या दो? OH आयन, तो बेस मिल जाता है। अब देखो ये क्या है? वीक एसिड, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो यार ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस, तो होगा कैसा? बेसिक, तो ये बेसिक है। यदि ये बेसिक है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसको आ, ये कैसा है? इसको जब H आयन मिलेगा तो ये HCl होगा, इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है। और बेस क्या है? ऑर्गेनिक अमीन, बेस वीक है। जितने भी ऑर्गेनिक अमीन होते हैं सब वीक बेस होते हैं, तो इसका मतलब ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक।
तो ये वाला गलत हो गया, तो बस यही आंसर होगा, यही आंसर होगा डी। हाँ वेरी गुड बच्चों, बच्चों ने तो मेरे से पहले भी आंसर बता दिया कि सर डी होगा। हाँ अब ये क्वेश्चन देखिए, वेरी गुड बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, at 27 degree centigrade 1 mole of an ideal gas is compressed isothermally and reversibly from a pressure of 2 atmosphere to 10 atmosphere. The value of delta E का मतलब delta U internal energy change and Q R, जरा गौर से बताओ गैस कौन सी है, आइडियल, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, गैस आइडियल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप सबको मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि आइडियल गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं, तो जब यार टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आएगा, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब 0 किस में दिया है, तो इंटरनल एनर्जी 0 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो बस यही आंसर होगा। आपको Q को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और यदि आप चाहें तो Q को सॉल्व कर सकते हैं, du इक्वल टू Q प्लस W, ये वैल्यू 0 हो गई, तो Q इक्वल टू आ गया माइनस W। अब जो W की वैल्यू आएगी वही Q की आएगी न्यूमेरिकली, मगर जब आंसर मिल गया है तो हम लोग सॉल्व क्यों करें, है ना। अब इस क्वेश्चन को करिए सब लोग, यस वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। 2 मोल ऑफ हीलियम गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, देखो मोल कितने हैं, 2, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड इरिवर्सिबल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब इनिशियल, फाइनल कितना है, ओ यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, 1 डेसीमीटर क्यूब यहां पर भी लिखा है, 1 डेसीमीटर क्यूब यहां पर भी लिखा है ना, तो इसको 10 कर देते हैं, ये 10 डेसीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि दोनों जगह 1 1 है, तो एक्सपेंड क्या कर रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर इतना, पी एक्सटर्नल, कैलकुलेट वर्क डन, तो यार वर्क डन इक्वल टू क्या निकलेगा, वर्क डन इक्वल टू निकलेगा माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब यदि मैं इसको 10 मानता हूं तो मैं 10 मान के कर रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे भी 1 लिखा है, यहां पे भी 1 लिखा है, भाई ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ कर दिया है, तो मैं 10 मान के कर दे रहा हूं, क्लियर है, ऐसे। तो आप इस फार्मूले में बस वैल्यू डाल दोगे ऐसे, तो ये वैल्यू आई, ये किलो पास्कल, यहां प्रेशर किलो पास्कल में, इनटू 9, और ये किसमें, डेसीमीटर क्यूब में, ऐसे, तो ये आ रहा है 900 किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब। आंसर किसमें, जूल में, तो इसको जूल में बनाने के लिए पहले किलो पास्कल को बना लो, ये जूल बनाने के लिए 101.3 का मल्टीप्लाई लगता है। आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर इसलिए मैच नहीं करेगा क्योंकि यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू नहीं पता है ना, इसलिए हो सकता है हम लोगों का आंसर मैच ना करे, हो सकता है हम लोग का आंसर मैच ना करे, मगर कॉन्सेप्ट बता दिया है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का यही है, कॉन्सेप्ट यही है। आंसर इसलिए भी मैच नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर उन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गई है छपने में, 1 डेसीमीटर क्यूब से 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया है, और जबकि आप एक्सपेंड कर रहे हो, इसका मतलब यहां वाली वैल्यू छूट गई है, तो मैंने इसको अपनी तरफ से 10 मान लिया था ऐसे, ठीक है। तो आंसर हो सकता है मैच ना करे। इस क्वेश्चन को करिए, सर थोड़ा वन शॉट सीरीज लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ओके बेटा, हाँ जल्दी से आंसर स्पीड बढ़ाओ, इस क्वेश्चन को करो। द इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम इज,
बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज दी है, डेल्टा एच की वैल्यू दी है, इस रिएक्शन का इंट्रोपी चेंज दिया है। अब वो कह रहा है किस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। तो यदि आपको पता हो तो ये फार्मूला पढ़ाते समय मैंने बताया है, ये देखो, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी 0 होता है, तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, और ये टेम्परेचर कैसा हुआ, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्यों, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हुआ, तो किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, इस टेम्परेचर पे आ रहा है, इस पर। तो यार वैल्यू रख दो, तो टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई डेल्टा एच। अब देखो ये किलो जूल है, तो इसको जूल में बना लो, और ये जूल है, जूल जूल कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये क्या आ जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 105। तो बच्चों 30,000 डिवाइडेड बाई 105, तो ये आ गया 285.72, या ये कहां लिखा है, ये आंसर है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सर बैच कब आएगा नीट का, बेटा 2-4 दिन में। अभी क्या हो रहा है, एक एक करके आपको टीम बताई जा रही है, और जैसे ही टीम आपको पूरी बता दी जाएगी तो फिर बैच आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एन इक्वल टू कितने हैं, 2 मोल। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 जोड़ दोगे 300 हो जाएगा। एक्सपेंड हो रहा है रिवर्सेबल मेथड से, वी इनिशियल 2 है, वी फाइनल कितना है 20। तो इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, तो आपको पता है इंट्रोपी चेंज इक्वल टू 2.3032 RT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल होता है, कब, आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस का ये होता है इंट्रोपी चेंज। अब आप वैल्यू डाल दो, 2.3032, R की वैल्यू देखो 2 दी है। अब आंसर इसका मतलब कैलोरी में लाना है, T की वैल्यू 300 log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और log 10 कितना होता है 1। इसका मतलब बच्चों ये आ गया 2.3032 इंटू 600, तो ये आ रहा है, इसमें पॉइंट लगा देना, 92 कैलोरी। अब आंसर इसका मतलब वो किलो कैलोरी में पूछ रहा है क्या, क्योंकि जैसे आंसर है उस हिसाब से देख लो आप। द फाइंड इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज की वैल्यू पूछ रहा है, तो गौर से आप देखें तो इंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या आ रही है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो किलो कैलोरी में ये वैल्यू आ जाएगी, ये देखो। अब अप्रोक्सीमेट 2, क्या कोई ऐसा आंसर है, चेक करो। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस at 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर is spent reversibly from 2 लीटर to 20 लीटर, फाइनल इंट्रोपी चेंज। आर की वैल्यू दी है, तो बच्चों आप चेक करो, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, है ना, बाकी सब तो ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। आपको पता है ना ये कैसे आता है, ये वाला फार्मूला, हम लोग ये फार्मूला ऐसे निकालते हैं, देखो dq इक्वल टू होता है q रिवर्सेबल अपॉन t। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो q की वैल्यू w के बराबर होती है। w का फार्मूला आपने ये पढ़ा था,
2.3032 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अच्छा, तो T से T कट गया, ओके। यहां पे T नहीं होगा, N होगा। जब प्रूव करोगे तो T से T कट जाएगा। अब ये पूरा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा, फार्मूला मैंने गलत लिख दिया था। N की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 2 और ये log 20/2 है ना, तो 2.3032 इंटू 4 और log 10 1 होता है, तो ये 2.3032 इंटू 4, तो ये हो गया 8, 12, 12 की 1 और 12, ठीक है, और 8 1 9, 9.2 आ रहा है, 9.2। बात समझ के कहां गलती हुई थी, फार्मूला गलत लिख गया था, यहां पे टी लिख गया था। देखो dq इक्वल टू होता है q रिवर्सेबल अपॉन टी, और आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, उसी टेम्परेचर पे सब कुछ चल रहा है, तो जो q की वैल्यू होगी वही w की वैल्यू होगी। तो w का फार्मूला होता है 2.303 nRT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल, तो t से t कट गया तो nRT ये बनेगा, तो वो फार्मूला डाल दिया, वैल्यू आ गई। क्लियर? अब जरा बच्चों इस क्वेश्चन को निकालिए। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आज केमिस्ट्री का प्लानर दे दूंगा, आज केमिस्ट्री का प्लानर आपको मिलेगा, आप परेशान ना हो, है ना। इसको जल्दी से करिए। द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर रिस्पेक्टिवली इतना। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दी है सबकी, द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ एथेन विल बी। अब एथेन का कंबशन करना है, तो जब किसी का कंबशन करते हो तो बच्चों क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर, कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर। बैलेंस करो, बैलेंस करो, ये देखो। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन बताओ, तो इस रिएक्शन की एनर्जी चाहिए, इस रिएक्शन की एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ये है, ये देखो, इस रिएक्शन की एनर्जी चाहिए, और आपको दी किसकी किसकी एनर्जी है, गौर समझना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन, किसी की फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखी जाती है आपको याद है, मैंने पीछे पढ़ाई है। कार्बन किस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, कार्बन सॉलिड। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस। तो आपको इस रिएक्शन की एनर्जी दी है कितनी, -21.1, -21.1 होगी, है ना, ये यहां से है, कॉमा लगा है। फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी दी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा, ऐसे आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 90, -94.1। फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है, वाटर लिक्विड, वो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। सारे बच्चे ये तो समझ पा रहे हैं कि ये मैं कैसे लिख रहा हूं, आप सभी बच्चों को मैंने बताया था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, ये बात बताई थी ना। आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, 1 मोल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, किससे करना है, उसके नेचुरल फॉर्म से, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये रिएक्शन है, अब आपको बिल्कुल मैथ की तरह सॉल्व करना है। इन 3 रिएक्शन की हेल्प से ये रिएक्शन आनी चाहिए, इन 3 रिएक्शन की हेल्प से ये रिएक्शन आनी चाहिए। तो देखो कैसे आएगी, गौर समझिए। इसको पलट दो, क्यों, क्योंकि C2H6 कहां है, लेफ्ट में है, तो इसको मैंने पलट दिया। तो जब आप इसको पलट दोगे तो ये ऐसा हो जाए, रिएक्शन पलटी है तो एनर्जी भी पलट जाएगी। एनर्जी कैसी हो गई, पॉजिटिव, ये देखो। क्लियर? अब CO2 किधर चाहिए, राइट में, राइट में है। वाटर किधर चाहिए, राइट में, राइट में। तो अब आप नाम दो, इसको नाम दो इक्वेशन 1, इसको नाम दो इक्वेशन 2, इसको नाम दो इक्वेशन 3।
और जैसा मैथ में करते हो बस वैसा करो। कैसा करते हो? देखो ये कितने चाहिए 2, ये कितने चाहिए 3, ये देखो है। तो मैंने देखो क्या लिखा, 1 इक्वेशन प्लस दूसरी वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, तीसरी वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमें 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल वाटर चाहिए। अब देखो आप लिखना चालू करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला ये। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। अब देखो कैसे कैसे कटेगा, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें सॉरी 2 का, इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कट जाएगा। जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कट जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 प्लस 3/2, तो 2 प्लस 3/2 7/2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या बचा, ये बचा और ये 7/2 बचा। ये देखो राइट हैंड साइड में आओ, 2 CO2 3 वाटर, और ये राइट हैंड साइड के सारे कट गए। अब जो काम आपने इसमें किया वही काम रिएक्ट एनर्जी में करो। अब एनर्जी में कर रहा हूं, पहली वाली एनर्जी पूरी की पूरी लिखनी है 21.1, दूसरी वाली एनर्जी में 2 का मल्टीप्लाई है, तो माइनस प्लस माइनस 94.1 इंटू 2 प्लस तीसरी वाली एनर्जी में 3 का मल्टीप्लाई है। अब ये आंसर आ गया। अब इसको कर लो। अब देखो मैं करता हूं, 21.1 माइनस 94.1 इंटू 2 माइनस 68.3 इंटू 3, माइनस आ रहा है 372 किलो कैलोरी। ऐसा कोई आंसर है? ये आंसर है 372 किलो कैलोरी। हाँ ठीक है बेटा, सर फिजिकल की फार्मूला सीट प्रोवाइड करा दीजिए। बिल्कुल बेटा, फिजिकल का फार्मूला सीट आज प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आज फिजिकल का फार्मूला सीट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फिजिकल और ऑर्गेनिक का 1 शॉट जेई, ठीक है। चलिए अच्छा, जल्दी से पहले बताइए ये बात समझ में आ गई? यदि सभी को समझ में आ गया है तो थम्स अप करें। जल्दी से बताइए, यदि सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो थम्स अप करिए। -21.1 नहीं होगा विवेक। विवेक बेटा ये वाली रिएक्शन आपने पलटी है, पहले इसकी वैल्यू ये थी, अब जब रिएक्शन पलटोगे तो एनर्जी का साइन पलट जाएगा। ये देखो, इसलिए एनर्जी का साइन पॉजिटिव आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करिए। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr इज इतना इतना इतना। द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज, देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, बॉन्ड इंथैल्पी के केस में बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। जनरली हीट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है, मगर दो के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हो, एक बॉन्ड इंथैल्पी के केस में और एक कंबशन के केस में। तो यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी है, तो बॉन्ड इंथैल्पी के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब सारी बॉन्ड इंथैल्पी लिखो, कितने हैं 1 मोल, तो 1 मोल बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी, इसका भी कितना है 1 मोल, 1 मोल बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी माइनस यहाँ पे 2 मोल बॉन्ड है HBr, ये देखो एक मॉलिक्यूल में 1 और 2 में 2 मोल बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी। अब वैल्यू डाल दो, इसकी कितनी दी है, इसकी कितनी दी है और इसकी कितनी दी है, ये देखो। अब सॉल्व कर लो, क्या है 433 प्लस 192 माइनस 2 इंटू 364, तो वैल्यू आ रही है 103। यूनिट क्या है किलो जूल।
103 किलो जूल, ऊपर से साइन कैसा है माइनस, 103 किलो जूल माइनस। अब भाई ने दोनों तरफ प्लस लगा रखा है, ये देखो, तो किसी एक और आप माइनस कर लो, है ना, इसको माइनस कर देता हूं, माइनस वाला आएगा, प्लस वाला नहीं आएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आएगा। इस क्वेश्चन को बताइए, यस वेरी गुड बच्चों, इस क्वेश्चन को बताइए, विच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं, यदि मास को चेंज करोगे तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जब सिस्टम को आधा करो तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाए। सिस्टम को आधा करने पर यदि वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव, और नहीं चेंज हो रही है तो इंटेंसिव। टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, पोटेंशियल नहीं चेंज होगा, मोलर वैल्यूम नहीं चेंज होगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगी। मोलर वैल्यूम का मतलब होता है एक मोल का वैल्यूम, तो एक मोल का वैल्यूम ऑलवेज फिक्स है। वैल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मगर मोलर वैल्यूम लिखा है, मोलर वैल्यूम का मतलब हुआ एक मोल का वैल्यूम, और एक मोल का वैल्यूम ऑलवेज फिक्स होता है 22.4 लीटर, वो चाहे कोई भी गैस हो, ठीक है। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को करिए, बहुत सही। सर ऑर्गेनिक के लिए कौन सी बुक ले 12th में, बिल्कुल बताएंगे, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। When the electron of hydrogen atom jump n equal to 4 to n equal to 1 state, the number of spectral line emitted। देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन की फार्मूला क्या है, ये जब आप कहां से स्टेट करते हो, nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जाते हो। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। तो फार्मूले में वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 6, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 6, है ना, आंसर आ रहा है 6। अब ये देखो इस क्वेश्चन को करो, यस वेरी गुड, इसको करो। कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज एसोसिएटेड विद ए फोटोन मूविंग। देखो वेलोसिटी दी है और मास ऑफ फोटोन दिया है, h की वैल्यू दी है, वेवलेंथ पूछ रहा है, तो यार ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। लैम्डा की वैल्यू, h की वैल्यू, और m की वैल्यू, और v की वैल्यू। ये देखो इसकी वैल्यू क्या है किलोग्राम, इसकी वैल्यू क्या है फोटॉन के बाद जूल सेकंड। ये देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यार सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे ना, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी लंबी है, आंसर निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन करिए, यस जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ये क्वेश्चन करिए। द क्वांटम नंबर फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट आर गिवन बिलो। अब देखो क्वांटम नंबर की वैल्यू ये दी है, ये n है, कैपिटल N नहीं होता है, स्मॉल n होता है। तो पूछ रहा है ये वैल्यू किस एटम की हो सकती है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ सेकंड नंबर का सेल। अब सेकंड नंबर का सेल हाइड्रोजन में होता ही नहीं है भाई, हाइड्रोजन तो 1 होता है ना, और 1 होने का मतलब क्या है उसके पास सिर्फ एक ही सेल होगा। अच्छा m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 का मतलब s सब सेल। अब देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इसमें s सब सेल होता है, बेरिलियम में s होता है, इसमें तो p सब सेल होता है आउटर मोस्ट। बोरान 5 है ना, अब 5 का मतलब तो ये होता है,
तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो सी होगा या बी होगा। अब ms इक्वल टू कितना है, सॉरी ओ एक मिनट यार, कहां चला गया, गलत बटन दाब दी। L इक्वल टू 0 तो S सबसेल, M इक्वल टू 0 तो S ऑर्बिटल, और ms इक्वल टू क्या दिया है, प्लस हाफ। प्लस हाफ का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे प्लस हाफ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों, क्योंकि ये 4 होता है, और 4 होता है तो ये ऐसे है, और लिथियम में 3 होते हैं तो ये है। तो इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो किसका दिया है, लिथियम का दिया है। यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अब इस क्वेश्चन को करो, वेरी गुड। लेक्चर नोट्स कहां मिलेंगे, मुस्कान मुसाद आलम बेटा, उसमें मिलेंगे टेलीग्राम पे, जो संकल्प का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिलेंगे, ठीक है। ए सर्टेन सैंपल ऑफ गैस हैज ए वॉल्यूम इतने, अब देखो जल्दी जल्दी बच्चों, एक गैस है जिसका वॉल्यूम इतना है, उसका प्रेशर इतना है, और उसका टेम्परेचर इतना है। इतना टेम्परेचर का मतलब 273 केल्विन। एट द सेम प्रेशर, प्रेशर वही है, टेम्परेचर इतना, मतलब 273 इंटू 2 केल्विन हो गया। इट्स वॉल्यूम विल बी, वो कह रहा है कि सेम प्रेशर पे इतने टेम्परेचर पे अब उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या मोल चेंज किए जा रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था हमेशा इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल करो। यदि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो आइडियल गैस में, तो इनिशियल मोल कितने हैं, मोल इक्वल टू क्या होता है, पीवी अपॉन आरटी। तो इनिशियल मोल कितने हैं, प्रेशर 1, वॉल्यूम 0.2, आर टी की वैल्यू कितनी है 273। अब क्या हुआ, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम निकालना है, आर ये है, और टी की वैल्यू क्या है ये। क्यों, क्योंकि गैस कहीं पे ना लीक हो रही है, ना गैस कहीं पे रिएक्शन कर रही है। तो कट्टम काट खेल लो, वॉल्यूम क्या आ जाएगा 0.4 लीटर आ जाएगा। यस, हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर चार्ल्स लॉ लगेगा, बिल्कुल सही है, चार्ल्स लॉ लगेगा। आप चार्ल्स लॉ लगा लो या मोल बराबर कर लो। मैं मोल बराबर करने को इसलिए कहता हूं क्योंकि कोई लॉ याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो चार्ल्स, बॉयल्स, एवोगाड्रो, है ना, गैलुसॉक, ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो जो चाहो कर लो, वो आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन को करें जल्दी से। सर इक्विलिब्रियम का 1 शॉट कब आएगा, बिल्कुल बेटा आज शेड्यूल दे दूंगा केमिस्ट्री का, तो आपको पता चल जाएगा कब आएगा। ऑन ए शिप, अच्छा, ऑन ए शिप साइलिंग इन पेशियस वाज वेयर द टेम्परेचर इतना। अब देखो बच्चों, जब पैसिफिक ओशियन में है तो टेम्परेचर इतना है, अब बैलून का वॉल्यूम इतना है। जब हम उसको इंडियन ओशियन में लाते हैं तो टेम्परेचर इतना है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है। इसका मतलब बैलून का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या वॉल्यूम के अंदर के मोल चेंज हो रहे हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि गैस लीक थोड़ी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, पैसिफिक ओशियन के मोल और इंडियन ओशियन के मोल आपस में बराबर होंगे। मोल इक्वल टू क्या होता है, P इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। अब देखो प्रेशर की वैल्यू दी है, नहीं, इसका मतलब दोनों में सेम है। V की वैल्यू दी है, यस 2 लीटर। आर आर होता है, टेम्परेचर कितना दिया है वो, अब 273 प्लस 23.4। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P, दोनों में प्रेशर सेम है। वॉल्यूम कितना है निकालना है, टेम्परेचर कितना है, इंडियन ओशियन में इतना हो गया, P से P कट गया, R से R कट गया, तो V इक्वल टू कितना आया। अब इसको जोड़ दो यार, 273 प्लस 26 तो कितना आ जाएगा,
27 जोड़ने से 300 होता है, तो 299.1। अब इसको देखो 20 जोड़ोगे तो 293 हो जाएगा, तो 296.4। अब कर लो 2 इंटू 299.1 डिवाइडेड बाई 296.4, तो ये वैल्यू आ रही है 2.02 लीटर अप्रॉक्स, 2.018 लीटर अप्रॉक्स। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बच्चों, बहुत सही बहुत सही। बहुत सही। चलो इस क्वेश्चन को करो। वेरी गुड, आंसर बताओ बच्चों जल्दी से। एट व्हाट टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ SO2 मॉलिक्यूल हैव द सेम वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन। वो कह रहा है कि VMP ऑफ SO2 किस टेम्परेचर पर बराबर होगी। वो क्या कह रहा है, VMP ऑफ SO2 किस टेम्परेचर पर बराबर होगी VRMS ऑफ O2 के। तो यार MP इसका फार्मूला क्या होता है, 2RT/m, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये किसकी है, SO2 की, और ये क्या होता है 3RT/m। अब देखो यार बच्चों, हमने वैल्यू डाली, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो 2R इंटू टी, व्हाट टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ O2 ये निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 64, 32। अब इसको निकालो 3RT 300 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32। अब कट्टम काट खेल लो, ठीक है ऐसे। अब ये कितना हुआ 32, ये कितना हुआ कट गया, तो सेम टेम्परेचर आ रहा है। जिस टेम्परेचर पे SO2 की VRMS उसी एक बार देखना मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। 2RT/m 3RT/m दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो 2RT/m 32 इंटू 64 बिल्कुल सही है, 3RT/m 16 दूनी 32 बिल्कुल सही है, तो 2 से 2 कट गया, ये कट गया, ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई भी है इसमें, इसका मल्टीप्लाई भी तो होगा, है ना। तो वैल्यू कितनी आ रही है 900 केल्विन। यस हाँ बच्चों वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, वैल्यू 900 आएगी, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी की थी। अब बताइए इस बात को, ये बताइए जल्दी बताइए सर। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और VRMS स्पीड आर रिलेटेड टू। देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है 2RT/m, एवरेज स्पीड होती है 8RT/m और VRMS स्पीड होती है 3RT/m। तो यार RT/m सबका कट गया, तो √3 √8/π और √3। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू ये है, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है 2 से बड़ी है मगर 3 से छोटी है, तो इसका मतलब सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये। ऐसा कहां लिखा है, छोटा छोटा ये गलत लिख गया, ये सबसे बड़ा होना चाहिए। यहां पे देखो 1.128 अच्छा ये बड़ा ही लिखा है, सॉरी, यहां पर भी बड़ा लिखा है, यहां पर बड़ा लिखा है, यहां पर बड़ा लिखा है। इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, ऐसे मैच नहीं कर रहा है। देखो आप इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा आपको पूरा, क्योंकि वैल्यू जो डाटा जो दिया है बहुत खतरनाक लिखा है।
बहुत खतरनाक डाटा लिखा होने की वजह से आप इसको सॉल्व करो। ये √2 है, √2 की वैल्यू होती 1.414, ये √3 है 1.732, इसकी वैल्यू हम अपने इससे निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालोगे, 8 डिवाइडेड बाई 3.14 और फिर इसका अंडर रूट मार दिया 1.596। अब जो सबसे छोटी वैल्यू है इससे सबको डिवाइड कर लो, जो सबसे छोटी वैल्यू है इससे सबको डिवाइड कर लो, तो ये तो आ गया 1। अब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड किया 1.414, 1.288। अब इसको डिवाइड करो 1.732 डिवाइडेड बाई 1.414, 1.224। अब देखो कौन सा आंसर है, पूरा मैच करा दिया। आंसर देखो बच्चों 1.28, 1.224 है ना। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा थी, वैसे तो आप सभी जानते हैं यहां तक जाता है, मगर उन्होंने ऑप्शन ऐसे खतरनाक बनाए थे कि हम लोगों को पूरा सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो फिर आंसर ना आता यदि हम लोग पूरा सॉल्व ना करते तो। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। द वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए फॉर द गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, मेथेन इज दिस द गैस विच कैन मोस्ट इजिली लिक्विफाई। देखो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी की है तीसरा नंबर अमोनिया, आंसर अमोनिया आ जाएगा। यस वेरी गुड बच्चों, बहुत सही बहुत सही। नेक्स्ट नंबर बताइए, आंसर बताइए। एट क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू होता है पीवी अपॉन आरटी। क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, पीसी वीसी अपॉन आरटीसी। और जब इसकी सॉल्व करते हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर गैस लिक्विफाई होती है, जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होती है। यदि गैस लिक्विफाई हो रही है, गौर सुनिएगा, आप जरूरी नहीं कि सॉल्व करो, यदि गैस लिक्विफाइड हो रही है इसका मतलब जेड की वैल्यू ग्रेट लेस देन 1 है। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स का डोमिनेशन होगा। तभी तो गैस लिक्विफाई होगी। आप बताओ, यदि गैस लिक्विफाई हो रही है इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स का डोमिनेशन होगा, तभी तो गैस लिक्विफाई होगी। तो ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू जो है वो तो गलत है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, लेस देन 1 वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब आंसर या तो ये वाला है या ये वाला है, कोई एक है। आप और हम जानते हैं आंसर ये वाला है। क्यों, आप सबकी वैल्यू डालोगे, पीसी वीसी और टीसी की वैल्यू डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। और पीसी वीसी टीसी की वैल्यू डाल दोगे आंसर आ जाएगा, कर लोगे, फार्मूले डालना है और 3/8 आंसर आता है। मगर फिर भी यदि किसी को कुछ ना आता हो तो इतना जरूर आना चाहिए कि यदि गैस लिक्विफाई हो रही है तो जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर और जिसके नीचे गैस लिक्विफाई होती है और जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होती है। यस वेरी गुड। ये आंसर बताओ। 10 ग्राम ऑफ MO2 ऑन रिएक्शन विद HCl, इतने ml ऑफ क्लोरीन एट STP। NTP अब नहीं पढ़ा जाता है, इसको STP बोलो। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MnO2 इन। देखो जब भी कोई परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन हो तो जिसकी परसेंटेज प्योरिटी पूछी जाए उसी की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो सैंपल की है। देखो ये सैंपल है और परसेंटेज प्योरिटी का हमेशा फार्मूला ये होता है मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सैंपल
इंटू 100। और हमेशा ध्यान रखना रिएक्शन में प्योर फॉर्म पार्टिसिपेट करता है, तो जिसकी परसेंटेज प्योरिटी पूछी जाए उसी की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज प्योरिटी किसकी पूछ रहा है? MnO2 की, तो MnO2 की वैल्यू निकाल दो। मास ऑफ सैंपल 10 ग्राम दिया है। अब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा वो प्योर MnO2 होगा। वो कैसे पता चलेगा? आप कह रहे हो कि इतने लीटर क्लोरीन रिलीज हुई है, तो जो क्लोरीन रिलीज हुई है वो प्योर इससे रिलीज हुई होगी। तो अब आप इसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर कर लो। तो मोल देखो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट 1, और इसके मोल कैसे बनाओगे? 22.4 से डिवाइड करके, तो ये 1/10 आ गया। कॉफिशिएंट कितना है? 1। रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो। तो मोल कितने आ गए? 1/10 आ गए इसके, है ना। तो मोल ऑफ MnO2 1/10। अब इसको मास में बना लो। मास ऑफ MnO2 1/10 इंटू मालिकुलर वेट, ये 56 होता है, सॉरी 55 होता है, और ये 32 होता है। तो ये 55 और 32 कितना हुआ? 87 डिवाइडेड बाई 10, 8.7 आ गया। तो 8.7 यहां डाल दो, 0 से 0 कट गया, तो ये 87% प्योर है। 87% प्योर है, ये देखो। बात समझ गए? जब भी परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन हो, जब भी परसेंटेज प्योरिटी की बात की जाए, तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि करना क्या है। जो दिया जाए उसी को निकाल देना है, जो दिया जाए उसी को आपको अच्छे से निकाल देना है। ये क्वेश्चन करिए। यस, वेरी गुड। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.0521 m। देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू मोलरिटी। अब H3PO4 का n फैक्टर 3 है, मोलरिटी ये दी है, मल्टीप्लाई कर लो, 3, 6, 15, ये आ गया। n फैक्टर 3, 6, 15 ऐसा कोई दिया है? ये आंसर। यस, वेरी गुड। क्यों n फैक्टर 3 क्यों है? क्योंकि H3PO4 में 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका फिगर ये होता है, ये ऐसे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर है? अच्छा, ये बताओ। यस, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए। द डेंसिटी ऑफ टू गैसेस आर इन द रेशियो। देखो, दो गैसों की डेंसिटी दी है, द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला होता है R1/R2 इक्वल टू √D2/D1। तो R1/R2 का यदि रेशियो पूछ रहा है तो ये पलट जाएगा ऐसे, तो आंसर 4:1 आएगा। भाई, डेंसिटी का रेशियो D1 और D2 है, तो रेट का रेशियो क्या होगा? R1/R2 इक्वल टू, तो D2 की वैल्यू कितनी है? 16, D1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो आंसर ये आएगा ना। इसके आंसर में सबको फंसाया जाता है बेटा। नीट ड्रॉपर का बैच भी आएगा, जल्दी आएगा, है ना, आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब सारे बच्चे ये बताएं कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो 33 एक ऑड नंबर है, तो एक और क्वेश्चन कर लेता हूं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, जो 34 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बताना है 34 में से कितने सही। ये क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम 2NOBr रिवर्सेबल 2NO plus Br2 if P Br2 is P/9 at equilibrium, P is the total pressure, the ratio of Kp upon P is equal to।
देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको मैं करके दिखाता हूं आपको, और जो बच्चे खुद कर लें उनके लिए बहुत अच्छी बात है। देखो वो कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आई तो Br2 का प्रेशर कितना है, P/9 एट इक्विलिब्रियम। हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं, ये देखो। अब Br2 का प्रेशर यदि P/9 है तो इसका क्या होगा, 2P/9। किसी ने कहा सर कैसे, भाई इनके मोल के रेशियो क्या है, 2:1। तो मैंने बताया था कि एक ही कंटेनर में यदि गैस है, गौर सुनो, एक ही कंटेनर में गैस है तो जो मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा। और यदि इक्विलिब्रियम आया है तो यार ये सारी गैसें एक ही कंटेनर में होंगी ना। तो यदि Br2 का प्रेशर P/9 है तो NO का प्रेशर 2P/9 होगा, NO का प्रेशर 2P/9 होगा। अब इसका प्रेशर कितना होगा हमें नहीं पता है, इसका प्रेशर कितना होगा हमें नहीं पता है। तो हम शुरुआत में प्रेशर क्या मान लें, P1 मान लें, P1 0 0। तो ये क्या हुआ, P1 माइनस, अब देखो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना, सॉरी जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा। तो यदि इतना फॉर्म हुआ है तो ये इतना डिसोसिएट भी हुआ होगा। भाई जितना ये डिसोसिएट हो रहा है उतना ये फॉर्म हो रहा है, तो ये कितना फॉर्म हो रहा है, 2P/9। तो इसका मतलब ये डिसोसिएट भी कितना होगा, 2P/9। तो इक्विलिब्रियम में सबके प्रेशर ये आ गए। अब गौर समझना, उसने कहा है P क्या है, P इज ए टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर किस समय का है, इक्विलिब्रियम का। तो हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ NOBr, प्रेशर ऑफ NO, प्रेशर ऑफ Br2 इक्वल टू P टोटल। तो इसकी वैल्यू क्या है, इससे क्या होगा, P1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है, P, ये कट गया तो P1 की वैल्यू आ गई P माइनस ये, तो 8P/9 आ गई P1 की वैल्यू। ये देखो, तो यहां पे आप रख दोगे 8P/9, 2P/9, तो ये हो गया 6P/9। अब आप क्या लगा दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो अब इसको काट लो, P/9 कट गया, 2 से ये कट गया, तो ये आ गया P/9 डिवाइडेड बाई, है ना, 3 × 3, तो ये आ गया P/81। हमें क्या लगाना है, Kp/P का रेशियो निकालना है। तो P को इसके नीचे ले आओ, तो जब P को इसके नीचे ले आओगे तो K इक्विलिब्रियम अपॉन P इक्वल टू 1/81 आ गया। ये देखो, बात समझ पाए कैसे किया है, बहुत अच्छा मस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ क्वेश्चनों में से एक होगा। क्या किया, इनिशियल में इसका प्रेशर P1 है 0 0। अब उन्होंने कहा इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर P/9 है, तो जितना इसका प्रेशर होगा उससे डबल इसका प्रेशर होगा, क्योंकि जो मोल का रेशियो होता है वही प्रेशर का रेशियो होता है एक ही कंटेनर में यदि गैस है। और ये बात मैंने हजारों बार बताई है। अब जितने मोल ये फॉर्म होता है उतने ही मोल ये डिसोसिएट होता है, तो इतना इसका प्रेशर है तो इतना ही प्रेशर डिसोसिएट हुआ होगा। अब क्या है, यदि हमें Kp/P की वैल्यू निकालनी है तो P1 की वैल्यू आनी चाहिए, और P1 की वैल्यू आएगी तो सब कुछ आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने टोटल प्रेशर का सम कर दिया। क्यों, उसने कहा है कि टोटल प्रेशर P है, तो हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ गैस NOBr, प्रेशर ऑफ गैस NO, प्रेशर ऑफ गैस Br2, सबकी वैल्यू डाल दी तो P1 की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू यहां डाल दी और फिर फार्मूला लगा के रेशियो निकाल लिया। अब सारे बच्चे मुझे ये बताएं, 34 क्वेश्चन में से किसके कितने सही हैं। टोटल मैंने 34 क्वेश्चन कराए हैं 1.5 घंटे में। आज थोड़े क्वेश्चन बड़े भी थे, है ना, हो सकता है फुल सिलेबस था इसलिए बड़े हो। 34 में से किसके कितने सही, जिसका परफॉर्मेंस 80% है अप्रॉक्स, तो वो तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलना है, एक्सीलेंट है। और जिनका 80 से 70% है वो गुड,
उनको अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और जिनका 70% से लो है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वो अपनी कंडीशन को एनालाइज करें। बताओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब देखो, आप टाइम टेबल में चेक करो, टाइम टेबल में नेक्स्ट मैं जब लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लेके आऊंगा तो 12th की फिजिकल लेके आऊंगा, 12th फिजिकल केमिस्ट्री। उससे पहले आपके पास 11th की ऑर्गेनिक, 11th की इनऑर्गेनिक है। ब्रह्मास्त्र सीरीज का टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करें, है ना, ब्रह्मास्त्र सीरीज का टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करें। नेक्स्ट टाइम आपके पास जैसे 11th फिजिकल हो गई है, तो फिर 11th ऑर्गेनिक होगी, फिर 11th इनऑर्गेनिक होगी, फिर 12th फिजिकल होगी, 12th ऑर्गेनिक होगी, 12th इनऑर्गेनिक होगी। तो फिजिकल जब लेके आऊंगा तो 12th की फिजिकल लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम, उससे पहले ऑर्गेनिक और 11th और इनऑर्गेनिक होगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को इस तरह से मेहनत करने के लिए बधाई, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, ताकत लगा के क्वेश्चन किए। सर आयनिक और मोल के क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बेटा, और करा देंगे अगली बार। अभी तो प्रैक्टिस चली रही है, फुल फ्लेवर टेस्ट आएंगे तो उसमें करा देंगे, है ना। सभी लोग पूरी ताकत के साथ पढ़ते रहे, टाइम कम है, ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान रखें। जहां पर भी आपको ये समझ में आए सर जेई मैराथन अच्छा, जहां पर भी आपको ये समझ में आए कि हाँ सर इस चीज की जरूरत है बताइए। टेलीग्राम पे मैं दो चीजें डला दे रहा हूं, सब लोग सुन लें। टेलीग्राम पे मैं 2 चीजें डला दे रहा हूं, सारे फिजिकल के सीएसडी डला दे रहा हूं और फार्मूला सीट डला दे रहा हूं। टेलीग्राम पे 2 चीजें मैं डला दे रहा हूं, ऑफिशियल टेलीग्राम किसका, संकल्प का। उसमें सारे चैप्टर, सारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैंड रिटन सीएसडी डला दे रहा हूं, और साथ साथ में एक फार्मूला सीट भी डला दे रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री की, साथ साथ में एक फार्मूला सीट भी डला दे रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो अब बाय बाय किया जाए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर ली चटेरियल प्रिंसिपल से डर लगता है। कोई बात नहीं, किसी दिन पढ़ा देंगे, डर खत्म कर देंगे। हाँ बेटा बिल्कुल, शशांक कुमार तुम्हारी बात बिल्कुल सुनी जाएगी, कोशिश करते हैं, है ना। अब थोड़ा जल्दी जल्दी है, हाउस प्रोसेस शुरुआत है तो थोड़ा सा दिक्कत है, मगर सब कुछ मैनेज हो रहा है। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय। चलो बच्चों बाय बाय।